शुरुआत करते हैं क्वार्टर 3 से, जहां कंपनी से एक्सपेक्टेशन इस साल बढ़ जाती हैं। एक्सपेक्टेशंस कैसी? आपको पता है कि कंपनी स्लाइटली धीरे धीरे करके अपने आरपीयू पर काम कर रही है, और आरपीयू को लेकर के मार्केट एक्सपर्ट्स का मेजर फोकस रहता है जब बात आती है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की। आरपीयू पर राइज वो कैसे आता है? आरपीयू पर राइज आता है जब कंपनी अपने प्राइसेस को हाइक करती है, यानी कि डाटा प्लान्स महंगे कर देती है, तब जाकर के कंपनी के आरपीयू पर इंपैक्ट पड़ता है। रिसेंटली कंपनी ने जितने भी टैरिफ हाइक्स किए हैं उसका इंपैक्ट कंपनी के आरपीयू पर पड़ा है, और 180 को सरपास कंपनी ऑलमोस्ट कर जाती है लास्ट क्वार्टर में। अब मार्केट एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट सजेस्ट वीआई नीड्स इट्स आरपीयू टू रफली डबल टू 340 बाय फाइनेंशियल ईयर 29। फाइनेंशियल ईयर 29 तक मार्केट एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट का कहना है कि कंपनी को अपना आरपीयू ऑलमोस्ट डबल करना पड़ेगा, यानी कि 340 तक। ये क्या पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल तब है जब कंपनी फंडिंग करेगी, अपना एक्सपेंशन करेगी, और फाइनेंशियल ईयर 29 अभी काफी दूर है वैसे तो, लेकिन अभी हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्वार्टर 3 आने वाले हैं, यानी कि दिसंबर का क्वार्टर। वहां क्या एक बार फिर से कंपनी आरपीयू बढ़ाएगी। आरपीयू हमको क्यों चाहिए? अब आप कहोगे भाई क्यों चाहिए आरपीयू तेरे को? कंपनी को एजीआर मिल तो गया, अब आरपीयू का क्या करेगा? ध्यान से सुनना, यहां पर ये अपडेट है सीओएआई की। सीओएआई ऑब्जर्वेशन देता है यहां पर, इंडस्ट्री सॉ रेजिलियंस इन 2025 में टेलीकॉम सेक्टर में स्ट्रॉन्ग रेजिलियंस देखने को मिला है। लेकिन यहां बात सिर्फ टेलीकॉम सेक्टर की नहीं हो रही, बल्कि उसके इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनीज के बारे में भी हो रही है। फॉर एग्जांपल यहां पर आप ये पैराग्राफ रीड कर लेना। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग गेन्ड मोमेंटम अंडर मेक इन इंडिया। पीएलआई स्कीम्स और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है यहां पर मेक इन इंडिया एंड पीएलआई स्कीम के अंडर। लगभग 60% का इंपोर्ट जो है इंक्रीज हो जाता है। अब 60%, enabling nearly 60% import substitution in telecom products and turning India into an emerging exporter। पहले जितना इंपोर्ट किया जाता था टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स, आपके टेलीकॉम सेक्टर के इक्विपमेंट्स जैसे कि राउटर्स, अब राउटर्स की बात मैंने क्यों करी उसको मैं अभी आपको बताता हूं, लेकिन बात यहां पर हो रही है 4G और 5G को लेकर के, क्योंकि इंडिया इमर्जिंग एक्सपोर्टर बन रहा है। पहले कितना इंपोर्ट किया जाता था, अब एक्सपोर्ट भी बढ़ाया यहां पर जा रहा है। और इस सब में मदद कौन कौन सी कंपनीज कर रही है? एक कंपनी का नाम आता है इसके अंदर HFCL, जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर है महेंद्र नाहता। इन्होंने यहां पर क्या कहा है? टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडस्केप हैज रीच्ड अ क्रिटिकल थ्रेशोल्ड where capacity density and deployment speed determine captivity advantage। और यहां पर ये काम किस पर कर रहे हैं? 5G स्टेशंस के ऊपर, जिसमें 85% पॉपुलेशन कवरेज ये कह रहे हैं ऑलरेडी बन चुकी है, जिसमें फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25 रीड नहीं करेंगे इसको, यहां पे आपको क्या देखने को मिली है? गवर्नमेंट की पीएलआई स्कीम्स देखने को मिली है। अब क्योंकि बजट भी आपका आ रहा है, तो बजट से भी क्या एक्सपेक्टेशन है? पीएलआई स्कीम वापस से रिन्यू की जाए या उनको एक्सपैंड किया जाए। अभी एचएफसीएल पर ही वापस आते हैं, यहां पर ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। एचएफसीएल की बात हमने यहां पर क्यों रखी है? क्योंकि एचएफसीएल वोडाफोन आइडिया के साथ पार्टनरशिप पर है। वोडाफोन आइडिया हैज पार्टनर्ड विद इंडियन टेक फर्म एचएफसीएल। किस लिए भैया? ताकि इनको 5G नेटवर्क एक्सपेंशन पर राउटर्स का सप्लाई कर सके। 4G और 5G इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क की सस्टेनेबिलिटी और स्केलेबिलिटी और रिलायबिलिटी कंपनी की बढ़ सके, इसके लिए HFCL के राउटर्स भी कंपनी की मदद करेंगे, यानी कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की। तो वोडाफोन आइडिया को अब इस समय जरूरत क्या है? अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, एजीआर यहां पर पार्टनरशिप जो कंपनी पे है, जो कि कंपनी में इंडिजीनियसली यानी कि इंडिया में इंडिजीनियसली इक्विपमेंट्स बना भी रहे हैं, और साथ में वोडाफोन आइडिया के साथ पार्टनरशिप्स में भी है, तो इसका फायदा वोडाफोन आइडिया के खर्चे पर पड़ेगा। एक्सपेंसेस कम हो सकते हैं, और जितने एक्सपेंसेस कम होंगे उतना ही वोडाफोन आइडिया अपने एक्सपेंशन पर इनको यूज करेगा। अब जब बात आती है एक्सपेंशन की, तब सबसे मेजर फोकस है फंड रेजिंग पर। फंड रेजिंग को लेकर के चैनल पर आपको बहुत से वीडियोस मिल जाएंगे, काफी सारा डाटा मैंने आपके साथ शेयर कर रखा है, जरूर जाकर के उसको भी चेकआउट कर लेना। अब आते हैं आपकी अगले पॉइंट पर। यहां पर देखना,
बैंकर सेड द डिसीजन हैज ऑल्टर्ड द कंपनीज लायबिलिटी प्रोफाइल। बैंकर्स का कहना है, यानी कि बैंक्स का कहना है, जहां पर आपको स्टेटमेंट्स देखने को मिलते हैं, मेजॉरिटी ऑफ स्टेटमेंट्स आपके यहां पर है बैंक एग्जीक्यूटिव से। सीनियर बैंक एग्जीक्यूटिव्स कहते हैं कि वोडाफोन आइडिया में अब हमें वापस से रीअसेसमेंट करना पड़ेगा। भैया किस लिए? बैंक्स हैव बीन वैरी ऑफ लेंडिंग टू वोडाफोन आइडिया बिकॉज ऑफ इट्स ह्यूज लायबिलिटीज। बैंक्स पहले क्या कहते थे कि भैया कंपनी पर लायबिलिटी बहुत ज्यादा है, हम इसको पैसा नहीं देंगे। अब जब एजीआर पर फैसला आ चुका है तो बैंक कहते हैं भैया हम रीअसेस करेंगे कि हमको कितने फंड देने चाहिए और कितने नहीं देने चाहिए। यानी कहीं ना कहीं एक फंडिंग का रास्ता वोडाफोन आइडिया के लिए खुल जाता है। फंडिंग का रास्ता अगर वोडाफोन आइडिया के लिए खुलता है तो एक्सपांशन, एचएफसीएल, जितना भी हमने इस वीडियो में अभी तक डिस्कस किया है, बात करी है, उस पर कंपनी को एक प्रेशर मिलता है। प्रेशर मतलब कंपनी पर फोकस जाता है, और जब फोकस जाता है तो फंडिंग कंपनी के लिए इन सभी तालों की एक चाबी है, जो कि कंपनी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखते हैं क्वार्टर 3 से ये सभी चीजें इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से। क्वार्टर 3 में कंपनी क्या बताती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मोतीलाल ओसवाल ने कंपनी में 11 रुपए का टारगेट दिया और लास्ट सेशन अपने उस टारगेट को स्टॉक गिरावट के बाद अचीव करके गया भी है। यानी कि टारगेट दिया मोतीलाल ओसवाल ने और उस टारगेट के पास वोडाफोन आइडिया हिट भी हुआ लास्ट सेशन के अंदर। ऑल्दो जो फॉल था वो काफी बड़ा था, जो कि 11-20 के नीचे के बाद स्टॉक लेकर के आ जाता है। अब मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि वोडाफोन आइडिया को मार्केट के अंदर कंपटीशन बनाए रखने के लिए सरकार ने रिलीफ तो दिया है, लेकिन जो अगले सवाल कंपनी पर आते हैं वो है स्पेक्ट्रम लायबिलिटीज। भैया कंपनी आगे जाकर के इस रिलीफ को कैसे फायदे में बदलेगी, कंपनी का मार्केट शेयर रिटेन होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि कंपनी ने लगातार मार्केट शेयर भी खोया है इस बीच में। साथ में कंपनी का केपेक्स जो कि हल्का से इंक्रीज हुआ है, बट स्टिल मुश्किल है कि कंपनी फाइनेंशियल ईयर 26 के आखिर तक अपने उस केपेक्स को 50 से 55 हजार करोड़ तक लेकर के जा पाए, यह मुश्किल है। बट स्टिल कंपनी से एक्सपेक्टेशन जो है वो अब यहां पर फ्लैट हो जाती है, ये कहना है लगभग मोतीलाल ओसवाल का। यानी कि फिर वही बात आती है, आने वाला क्वार्टर 3 काफी ज्यादा मैटर करता है। सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आप यहां तक आ चुके हो। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, और सीखने और लर्निंग के लिए अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हो, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। सो ये है वोडाफोन आइडिया का चार्ट। इस हफ्ते 11-20 का इंपॉर्टेंट ट्रेंड और 12-20 जो आपका रिस्ट्रिक्शन है अपने इस कंसोलिडेशन जोन का, वो ब्रेक डाउन हो चुका है। स्टॉक ने एक अपवर्ड वेजेस पैटर्न क्रिएट करा। इस अपवर्ड वेजेस पैटर्न को बनाने के बाद में साइडवेज पैटर्न लगातार यहां पर चला है। 11-20 लास्ट सेशन टच तो जरूर किया, लेकिन रिस्ट्रिक्शन की तरह, यानी रिजेक्शन बना करके 11 के पास स्टॉक ने क्लोजिंग दे दी है। अब यहां स्टॉक करने की क्या कोशिश कर रहा है? स्टॉक कोशिश कर रहा है कि भैया साइडवेज पैटर्न 11-20 से 12-20 तो ये ब्रेक डाउन कर दिया, अब कोशिश कर रहा है यहां पर ना एक एटलीस्ट हैंगिंग बेस ये सस्टेन कर जाए, क्योंकि अगर ये सस्टेनेबिलिटी भी बनती है और आपके पास कुछ न्यूज आने तक इसी तरह से स्टॉक चलता है, तब स्टिल हम पॉसिबिलिटी लेकर के चलते हैं कि वापस से रिकवरी मिल जाए 11-20 के ऊपर की, क्योंकि ये अटमोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। 11-20 एक इंपॉर्टेंट जोन है, क्योंकि यहां से गिरावट आपको बताती है भैया 10-40, और जब भी आप इतने छोटे प्राइस के स्टॉक पर काम कर रहे हो तो 11-20, 12-20, 10-40 इस बीच में फ्लक्चुएशन बहुत बड़ा है। छोटा स्टॉक है, छोटी गिरावट में भी बड़ा नुकसान हो जाता है, छोटी तेजी में भी बड़ा फायदा भी हो जाता है। तो देखते हैं 11-20 पर टिकता है कि नहीं, और साथ में टिकने के लिए कंपनी को कुछ पॉजिटिव भी यहां पर चाहिए होगा। तो ये है वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड अभी तक की अपडेट्स जो आज के डेट में अभी चालू है यहां पर। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब कर दिया करो, सबसे अच्छी चीज है सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं। मिलता अगले वीडियो में।